नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होना यहाँ पे। ओडियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम, ठीक है, 2026 यहाँ पे। सो बात करेंगे सीटेट फरवरी एग्जाम 2026 की। और आज का सेशन है, देखो मैंने सीडीपी में आपकी 2 क्लास आ रही है। एक कंसेप्ट वाली जो कि चैप्टर वाइज थ्योरी में आपको करा रही हूँ, और दूसरी यहाँ पे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो कि मैं कंटिन्यू इसकी भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। करीबन यहाँ पे मान के चलिए आपकी 32 सेशन हो गए हैं। 32 वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है, 32 के 32 सेशन देख लो। एक भी क्वेश्चंस बहुत ही ग्रेट है, बेस्ट है। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 33 है बाय शिवानी सिंह। मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आप सबको कराए जा रहे हैं। तो कोई डाउट्स, कोई यहाँ पे ठीक है इशूज़, अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है। और अगर आपको लिंक नहीं भी मिलता तो यहाँ पे देखो 7505890761, ठीक है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगी, ठीक है ना। चलो, तो अब यहीं पर हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत ग्रेट होंगे, 4 ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत सिंपली लैंग्वेज में, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सबकी क्षेत्रीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ें करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्क्रीन पर देखो। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर परसीव्ड एज, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में। सबसे पहले समझे कि प्रगतिशील शिक्षा किसे कहा जाता है। सबसे मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो प्रगतिशील शिक्षा की बात करें, प्रगतिशील शिक्षा उसे कहा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे रुचि लेते हैं पढ़ने में और सीखने के इच्छुक होते हैं, तत्पर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, ओके, और कुछ न कुछ नई नई चीज़ें, नए ज्ञान करने में भी अर्जित होते हैं। अर्थ की रचना कि हम क्या पढ़ा रहे हैं उसके अर्थ को समझना, सारी चीज़ें वो प्रगतिशील कक्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। तो अगर प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें बच्चों को किस तरह आप बढ़ाएंगे, किस तरह देखेंगे? क्या आप कहेंगे देखो तो कितने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से मासूम से बच्चे, बस इनको देखते रहो बैठे हुए, पढ़ाए ना पढ़ाए, ठीक है, बस इनको देखते रहो बैठे हुए। यहाँ पे बच्चों को मासूम से बच्चे आए हुए हैं स्कूल में। आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, केवल ज्ञान का, बस आप आए, आप जो हिंदी के टीचर है और हिंदी का आप टीचर है, हिंदी का लेक्चर लिया और फटाफट आपने जो भी पढ़ाना तो पढ़ा दिया, बच्चों को समझ आए नहीं आए कोई मतलब नहीं, आप क्लास से बाहर चले गए, ठीक है, गलत है। कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में, या फिर आप उन बच्चों को कमज़ोर रूप में देखेंगे तो कमज़ोर है, कुछ नहीं होगा इनसे, गरीब नुई ऐसे ही गांव के बच्चे हैं, इनसे थोड़ा ही ना पढ़ा जाएगा, ऐसे वैसे यूँ, ठीक है ना। तो आप इस तरह से उन्हें देखेंगे तो ये चीज़ गलत है। सो सबसे बेस्ट होगा प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यहाँ पर ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहाँ पर टीचर्स जो है कुछ चीज़ें समझा रहा है, चर्चा कर रहा है कि अगर हम बात करें बारिश क्यों होती है, अगर हम बात करें जो ये बारिश है, बारिश क्यों होती है, तो टीचर्स ने बता दें कि बारिश इसलिए होती है, बस आपने याद कर लिया। लेकिन नहीं, आप उनसे पूछेंगे कि बादल जो है यहाँ पे बिजलियाँ जो होती है वो कैसे गरजती है, क्यों गरजती है, वो क्या इशूज़ होता है, ऊपर से पानी कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उत्पन्न होंगे। तो आप यहाँ पे ज्ञानवर्धन और उस अर्थ की रचना कर रहे हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देख रहे कि बस हाँ बारिश होती है इसलिए होती है, चलो ठीक है हो गई बारिश, ठीक है, टेम्परेचर के कारण यहाँ पे कम या ज़्यादा हुआ, ओके। लेकिन नहीं, आपने गहराई से उन चीज़ों के बारे में समझा, पूरा विस्तार से आपने बारिश के बारे में चर्चा की। बारिश क्यों होती है, ओके, बादल सफ़ेद क्यों होते हैं, बादल ऐसे क्यों होते हैं, बिजली क्यों कड़कती है, पानी बारिश कभी कम कभी ज़्यादा, ओले कब बरसते हैं, सारी चीज़ें, आंधी तूफान कब आता है। तो जब हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे वो चीज़ हमारी कहलाएगी अर्थ रचना करने वाला ज्ञानवर्धन, नई नई चीज़ें समझना, खोजना और सीखना। इसलिए सी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। जो भी पढ़े बेस्ट पढ़े, कंसेप्ट ही काम आएगा आपके, ओके। स्क्रीन पर आगे सेकेंड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान पश्चात भी होता है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है। देखो प्रतिक्रिया, अगर मैं बात करूँ, मानो मैं यहाँ पर आपको हिंदी का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और हिंदी के चैप्टर में चलो मैं आपको कुछ यहाँ पे कविताएं लिखा रही हूँ, तो भाई मैं बोल रही हूँ, आप लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मैं जब यहाँ पे चेक करती हूँ तो आपकी जो गलती है मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं 1 साल बाद जाकर उन गलती पे ध्यान दूँ, 6 महीने बाद जाकर ध्यान दूँ, 1 हफ्ते बाद जाकर ध्यान दूँ, या फिर 4-5 घंटे बाद उन गलतियों पर ध्यान दूँ, तो ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। बल्कि जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ, हिंदी में बच्चों को मैं कविता लिखा रही हूँ, तो यहाँ पर कविता लिखाते वक्त जब मैं कॉपी चेक करूँगी, मैं देखूँगी बच्चों ने राइटिंग कैसे लिखी हुई है। अगर बच्चों की राइटिंग गलत है मैं तभी तुरंत बताऊँगी राइटिंग सुधारो, छोटे छोटे यहाँ पे लिखने की कोशिश करो वर्णों को, ठीक है ना, स्पष्ट लिखो, साफ लिखो, सुंदर लिखो, ऐसे लिखो, वैसे लिखो, इस तरह से कोमा लगाओ, यहाँ पे कोमा लगाओ, ठीक है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगाओ, सारी चीज़ें। तो हम अगर जब पढ़ा रहे हैं जब भी गलतियाँ बताएं, जब भी उनमें सुधार करें तो ही तो बेस्ट होगा, स्पष्ट होगा। अब 1 साल बाद करेंगे जाके उन गलतियों की हम पहचान, तो बताइए क्या फिर उसका कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो क्या यह छात्रों में तुलना करेगा? तुलना मतलब कि एक क्लास में राम श्याम 2 बच्चे हैं और दोनों में टीचर्स तुलना कर रहा है कि राम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, श्याम इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। या फिर बात करें यहाँ पर कि यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता और बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, या फिर आप बस अंत में ही इनका टेस्ट लो, सबसे बेस्ट होगा यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। सो सेकंड ऑप्शन राइट होगा। प्रतिक्रिया का मतलब यही होता है हम जो भी पढ़ा रहे हैं, अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको 10 दिन बाद जाके समझाऊंगी, अभी मैंने करा दिया, इसका आंसर बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन का इस एक्सप्लेनेशन में 10 दिन बाद करूँ जाके तो क्या फ़ायदा होगा आपका? कोई फ़ायदा नहीं। अब पढ़ा रही हूँ तो भैया अभी एक्सप्लेनेशन करो ना, अभी समझाओ, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है और अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभिकथन, किशोर अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो सबसे पहले जो अभिकथन है उसकी बात करते हैं। देखो जेंडर बेस्ड क्वेश्चन है ये, रूढ़िवादिता। देखो किशोर अवस्था की स्टेज होती है 12 से 18 साल के बीच में। जब बच्चे 12 से 18 साल में होते हैं, इस समय जो गर्ल्स होती हैं, देन जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स और बॉयज़, लड़की और जो लड़के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या फिर पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। देखो ये कहते हैं ना समाज में कि लड़की भाई फलाने की लड़की बड़ी हो गई है, अब देर रात तक बाहर नहीं जाएगी, अकेली घूमने नहीं जाएगी, इस तरह कपड़े नहीं पहनेगी, ठीक है ना। इस तरह से बातें बताते हैं समाज यहाँ पे, ठीक है, कि लड़कियाँ वो करेगी, ये करेगी, और जो लड़के होते हैं कि भैया लड़के बाहर का कार्य करेंगे, अभी ये बड़े हो गए हैं, अभी ऐसे करेंगे, वो कार्य कर रहे हैं, वो यानी सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। समाज आपको पता ही है क्या क्या भैया कहता है। तो यही चीज़ है, दबाव बढ़ जाता है किशोर अवस्था में। जी हाँ, इधर से आपकी फैमिली का, उधर से समाज का, इधर से दोस्तों का, फ्रेंड्स लोगों का, सबका प्रेशर, ठीक है, इधर आपका भविष्य का भी। आगे बात करें कारण, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं क्या जैविक होती है? क्या जैविक? देखो जेंडर नो, जैविक सिर्फ ओनली सेक्स होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जेंडर की, तो जेंडर ये आपका सामाजिक होता है। क्या होता है? सामाजिक, सोशल होता है। देखो ये समाज ने अपनी परंपराओं से तय किया हुआ है कि ये लड़की है और ये लड़का है, और लड़की ये कार्य करेगी, लड़के ये कार्य करेंगे। जेंडर बेस्ड चीज़ें यहाँ पर, जेंडर भूमिकाएं बनाई हुई है समाज ने, हमारी संस्कृति ने, न कि यहाँ पर ये आपकी बायोलॉजिकल नहीं है, ईश्वर की देन नहीं है ना बायोलॉजिकल, ना ईश्वर ने कहा, क्या मैसेज भेजा आपने आपको ईश्वर ने कि लड़की ये कार्य करेगी, लड़के ये कार्य करेंगे, ठीक है, नहीं ना। तो ये गलत है,
ये बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल रूप से निर्धारित नहीं होती, बल्कि समाज ने निर्धारित करता है कि कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, समाज के क्या क्या नियम है, क्या क्या फॉलो करने होंगे। सो इसलिए ए तो सही है लेकिन आर गलत है। जी हाँ, ए बिल्कुल सही है लेकिन आर गलत है। याद रखना जेंडर देखो, अगर अनुवांशिकता की बात करें, अनुवांशिकता हेरिडिटी वो बायोलॉजिकल होती है आपकी, लेकिन जो जेंडर होता है वो यहाँ पर आपका सामाजिक न्याय करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सुनीता एक 12 वर्षीय विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतः क्रिया का परिणाम है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब वाला। वृद्धि और परिपक्वता है, पोषण और अनुशासन है, अनुवांशिकता या वातावरण है, लैंगिक पहचान और अनुवांशिक संरचना है। ध्यान से देखो, एक 12 साल की लड़की है, एक 12 साल की लड़की है सुनीता, 12 साल की लड़की है सुनीता। सुनीता के जो माता पिता है दोनों ही सिंगर है, गायक है, दोनों बहुत जो है अच्छी बेस्ट जो है उनके पास क्वालिटी है। ठीक है, उसके पेरेंट्स, अब भैया जो सुनीता है वो उनकी संतान है, तो जो क्वालिटी उनके पेरेंट्स में है, ठीक है, वो क्वालिटी सुनीता के अंदर भी है। तो सुनीता के अंदर जो क्वालिटी जन्म के समय अपने माता पिता से प्राप्त हुई है वो कहलाती है हेरिडिटी। अब यहाँ पर सुनीता को सिंगर बनना है तो सुनीता को हम कोचिंग कराएंगे, ठीक है ना, सुनीता का प्रशिक्षण कराएंगे, प्रशिक्षण कक्षा में उसे भेजेंगे। ओके, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करेगी जिससे बेहतर अपने भविष्य को उजागर बना सके। तो ये अब क्या है, वातावरण। तो कह रहे हैं कि हेरिडिटी के साथ साथ में इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर इस लड़की के पास में सिंगर बनने के जो है रुचियां हैं, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो अगर हम इसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो भले ही यहाँ पे हेरिडिटी, यहाँ पे जो है अनुवांशिकता गुण है इसमें, लेकिन अगर इन्वायरमेंट हम इस बच्चे को नहीं देंगे, सुनीता को, तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगी ये सिंगर। ठीक है, तो कहने का मतलब है अनुवांशिकता प्लस हेरिडिटी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ महत्वपूर्ण होती है। उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक, वंशानुगत कारक। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए देखो, संवेदनशील अवधि किसे कहा जाता है? सबसे पहले ध्यान दें, संवेदनशील अवधि 2 से 5 साल के बीच की, ठीक है ना, एज होती है। जब बच्चा 2 से 5 साल के बीच में होता है तब बच्चा संवेदनशील अवधि से गुजरता है। और संवेदनशील अवधि का मतलब होता है जहाँ पर बच्चा बहुत ही बेहतर तरीके से सीखता है, समझता है, सोचता है, बोलता है और सीखने के लिए बहुत उजागर होता है। अगर आप इन 2 से 5 साल के बीच में बच्चे को बहुत बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे तो बच्चा सुपर्ब होगा आपका, ठीक है ना। तो ये होता है संवेदनशील अवधि। इस बीच बच्चे भाषा का जो अर्जन होते हैं, ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है उन्हें, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये कहलाएगा पर्यावरणीय कारक। तो इसके लिए, इस समय अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? वो है पर्यावरण। देखो, अगर आप बच्चे को 2 से 5 साल की एज तक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ग्रेट तरीके से जो है वो, ठीक है ना, उसका डेवलप होगा बच्चे का। आगे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए क्या हतोत्साहित करना चाहिए? ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल हो। ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझो कि जो ये समालोचनात्मक चिंतन होता है किसे कहते हैं। देखो, समालोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है जहां पर अब आप डिफरेंट तरीकों से सोच सकते हैं। मानो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, बताना है भारत की राजधानी क्या है।
आपने कहा नई दिल्ली, इसका एक ही आंसर है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर भारत की राजधानी नई दिल्ली न होकर और अन्य शहर होते तो तब क्या होता? क्या आपका देश ज़्यादा डेवलप होता? क्या ज़्यादा तरक्की करता? तो आपके डिफरेंट सवाल होंगे। आप ग्रुप में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, राम का अलग आंसर होगा, श्याम का अलग होगा, सीता का अलग, मीना, गीता, रीता, सबके अलग अलग आंसर होंगे इस चर्चा पर। ठीक है, तो ये होता है समालोचनात्मक चिंतन, जहाँ पे हम अलग अलग कैटेगरी से सोच सकते हैं। क्लियर इतनी चीज़ें? तो क्या इसके लिए ओनली हम एक ही उत्तर पर बेस रहेंगे? क्या हम बच्चे को हतोत्साहित करेंगे? हतोत्साहित करना तो वैसे भी निगेटिव टैग वर्ड्स है। क्या हम ऐसे सवालों से बचना चाहिए? नहीं, बल्कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष छुपा हो, जिनमें निष्कर्ष, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली न होकर और अन्य शहर होता तो क्या होता? अलग अलग निष्कर्ष है, बड़ी बड़ी व्याख्याएं, अच्छी अच्छी बातें आप सीखेंगे इसमें। ठीक है, बहुत चीज़ें इसमें शामिल हैं, इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे राइट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरणों के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक या फिर शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। एक टीचर, और ये क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड। जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, उसी से संबंधित ये थ्योरी है और ये क्वेश्चन है। तो एक टीचर है, टी से इंडिकेट कर लेना टीचर। एक टीचर खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिनमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तु वर्गीकृत करने और उन्हें वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। यानी कि अगर टीचर्स बच्चों को इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में ज़्यादा यहाँ पे कुछ बताना चाहती है, सिखाना चाहती है, उनके एक्सपीरियंस उनसे जोड़ना चाहती है, तो उसके लिए टीचर्स को किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की जरूरत पड़ेगी? तो ध्यान से देखो भैया, पर्यावरण किससे संबंधित होता है? इन्वायरमेंट से, प्रकृति से। तो इसमें आपकी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता आएगी। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता वो होती है जब बच्चे पेड़ पौधे की ये पेड़ पौधे, ये पेड़ कैसे लगाया जाता है, इस पे कब फल आते हैं, कितने महीने तक आते हैं, इस पे कैसे फूल आते हैं, कैसे फूल नहीं आते हैं, ये कैसे उगते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, जब बच्चे को इन सब के बारे में आप नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे, अनुभव यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आपकी आएगी। जी, आपने देखा होगा कि जिनको यहाँ पे पेड़ पौधों से रिलेटेड बहुत सारी अन्य खोज करते हैं तो वो प्रकृति बुद्धिमत्ता वाले ही बंदे होते हैं, उनके पास में प्राकृतिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है ना, यानी कि नेचुरल चीज़ों की तरफ जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आपको बताया कि सबके पास में अलग अलग डिफरेंट बुद्धि है भैया, है ना। चलो, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र के भी प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी, देखो स्थिर दृष्टिकोण और बाहरी अभिप्रेरणा गलत है। वृद्धिशील दृष्टिकोण में बड़ी बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है, स्थिर दृष्टिकोण गलत है। स्थिर का मतलब है कि एक ही बेस से आप सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव है, बाकी और चीज़ से नहीं, एक ही चीज़ से आप सोच रहे हैं। सबसे पहले समझे महारत किसे कहते हैं। देखो, महारत हासिल करने वाले यानी कि लक्ष्य, महारत का मतलब होता है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दिखावे के लिए पढ़ते हैं कि हाँ बस मुझे क्या करना है, मुझे तो इसलिए टॉप करना है यहाँ पे कि मुझे पूरे स्कूल में अपना नाम करना है, पेरेंट्स के आगे नाम करना है, समाज में नाम करना है, इसलिए मैं थोड़ा पढ़ रही हूँ, ठीक है जो भी होगा, ओके। लेकिन कुछ क्या करते हैं कि भैया चाहे मेरे मार्क्स कितने भी आए, कुछ भी आए, नहीं भी आए, फेल हो पास हो कुछ भी हो, लेकिन जो भी पढ़ूंगा पढ़ूंगी, समझ कर पढ़ूंगा, ठीक है ना, ज्ञान का निर्माण करूंगा, अच्छे से बेहतरीन चीज़ों से जो है देखते हुए पढ़ूंगा। यानी कि मुझे यहाँ पर नॉलेज लेनी है, खुद यहाँ पे अपना लक्ष्य चूज करना है, दूसरों को दिखावा नहीं करना, तो वो महारत कहलाता है। जब हम खुद यहाँ पर बिना किसी के दबाव में, ठीक है ना, खुद अपनी प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ते हैं अपने तरीके से, वो महारत होता है।
और यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ती हुई है हमारी क्या है, इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा। देखो ये तो महारत का मतलब यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। जब मुझे यहाँ पे ये नहीं कि भाई मुझे पुरस्कार के लिए पढ़ना है, मुझे पैसे के लिए पढ़ना है, मुझे दिखावे के लिए पढ़ना है, मुझे नाम करना है, ठीक है, नहीं, मुझे आंतरिक, मेरी खुद की रुचि है कि मुझे ये अपना लक्ष्य, आपकी खुद की रुचि है टीचर्स बनना, तो आप देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं सीटेट के लिए, ठीक है, सीटेट पेपर देंगे, फिर जो है क्वालिफाई करेंगे, किसी स्टूडेंट्स का तो होगा भी नहीं, किसी का हो जाएगा, इस तरह से फिर आप जो है यहाँ पर भर्ती का वेट करेंगे, जब कभी आएगी उसका नोटिफिकेशन तो आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर जॉब लेंगे, फिर ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? देखो, रमा एक टीचर है और वाइगोत्स्की का सिद्धांत फॉलो करती है, ओके। तो यहाँ पर बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए देती है, लेकिन बच्चे अगर जब नहीं कर पाते हैं तब रमा जो है बच्चों की हेल्प करती है, मदद करती है, उन्हें समझाने के लिए संघर्ष करती है। छात्रों को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह में आगे बढ़ सके। छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, या फिर छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो रमा एक टीचर है जो कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत फॉलो करती है, और आपको पता है वाइगोत्स्की ने यहाँ पे स्कैफोल्डिंग पार्ट, ZPD समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये चीज़ें बताई हुई है कि अगर आप बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य देते हैं और बच्चे उसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन्हें हल्का फुल्का संकेत देंगे, यानी कि आप उन्हें डायरेक्शन बताएंगे। सारी चीज़ें तो नहीं सॉल्व करनी, लेकिन हाँ उनकी समस्याओं पर आप काम करेंगे, उन्हें मार्गदर्शन कराएंगे, उन्हें प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। सो 4 ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाला। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन कारण वाला है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। अभिकथन है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित। क्या टीचर्स को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और यहाँ पे विचार विमर्श, संप्रेषण क्या करना चाहिए? बिल्कुल चर्चाएं करनी चाहिए। अलग अलग आप जो है यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उन चीज़ों पर चर्चा करो, क्वेश्चंस पुटअप करो आपस में, ठीक है। तो इससे बेहतरीन होगा, आप अच्छे सीखेंगे और बच्चे रुचि भी लेंगे, सही बात है। लेकिन कह रहे हैं कि ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होते, सक्रिय प्रक्रिया। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम सीख रहे हैं कुछ भी यहाँ पे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ज्ञान उत्पादन एक सक्रिय प्रक्रिया बढ़ोतरी होगी और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा नहीं डालेगी है, बल्कि अच्छा होगा। अगर ग्रुप में मानो 10 बच्चे हैं, एक ग्रुप में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टीचर्स लोग भी है, बच्चे भी है, डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बच्चों के आंसर अलग अलग होंगे, सबके विचार विमर्श यहाँ पर, ठीक है ना, होंगे। तो बेस्ट होगा ऑप्शन ए राइट है और आर गलत है, 3rd ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? व्यक्तित्व विकास में, भावनात्मक विकास में, मनोसामाजिक विकास में या फिर संज्ञानात्मक विकास में? भावनाएं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? भावनाएं, इमोशंस, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, सामाजिक, सोशल, परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ये सारी चीज़ें आएगी मनोसामाजिक विकास में। देखो, जब आप समाज में अनुकूलन करेंगे, समायोजन करेंगे,
ठीक है। तो वहाँ पर आपके इमोशंस भी देखे जाते हैं कि भैया ये बंदा झगड़ालू है कि अच्छा व्यवहार करता है, किस टाइप का है, ठीक है। इसका व्यक्तित्व, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है और सामाजिक संबंधों में चेंजमेंट, परिवर्तन किस तरह होता है, किस तरह ये बच्चा रहता है, किस तरह नहीं, ये सारी चीज़ें ये हमारी मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत आएंगी, ठीक है ना। समझिए आप कि समाज में भाई कैसे रहना है, क्योंकि समाज में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, उनके बीच आपको कैसे यहाँ पर अपनी लाइफ को जीना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित या फिर मानकीकृत। नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखना है कौन सा राइट है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए सांस्कृतिक रूप से क्या क्या उत्तरदायी है? सबसे पहले समझो विविध समूह, यानी कि अगर बात करें व्यक्तिगत भिन्नताओं की, यहाँ पे देखो एक स्कूल है, एक स्कूल में सेकंड क्लास के बच्चे, फर्स्ट क्लास के, किसी भी क्लास के, तो सभी जो है यहाँ पे जो क्लास के बच्चे हैं तो भैया अलग अलग डिफरेंट बच्चे आएंगे आपके पास में, है ना। गरीब भी आएंगे, अमीर भी आएंगे, सामान्य बुद्धि वाले भी, प्रतिभाशाली भी, और जड़ बुद्धि वाले भी, और बिल्कुल ठग भी, है ना। हर प्रकार के बच्चे आपके साथ में पढ़ने के लिए आएंगे। तो आप उन बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे? यहाँ पर सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित। देखो मानकीकृत तो गलत होगा, सुविचारित यहाँ पर, अनुकूलित, विभेदित। सुविचारित मतलब कि जब अलग अलग डिफरेंट प्रकार के बच्चे आएंगे, उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, उन्हें आगे की ओर बढ़ाएंगे, उन्हें अनुकूलन करना सिखाएंगे और उनमें अनुकूलता आप भी बनाएंगे, ठीक है। विभेदित, बहुत सारे बच्चे हैं डिफरेंट, यहाँ पर मानो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे देखो अलग अलग जो है दिखने में अलग है, धर्म अलग है, भाषाएं अलग है, लैंग्वेज अलग है, पेरेंट्स अलग है इनके, और इनका खान पान अलग है, पोषण अलग है, इनका इन्वायरमेंट अलग है, इनकी हेरिडिटी, सारी चीज़ें इनकी अलग अलग है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप यहाँ पे शिक्षण कराएंगे, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस राइट है, मानकीकृत शब्द गलत है। सो सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स यहीं पर लास्ट क्वेरी हमारी। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन आपको कैसा लगा? आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर कोई भी इशूज़ हुआ या फिर कुछ समझ नहीं आया सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।